आज हम आपके सामने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों के विकास के क्षेत्र में जितने सारे मनोवैज्ञानिकों ने ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न तक जो भी प्रयास किया है लोगों ने, उसमें मेरी नज़र में जीन पियाजे का जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो सर्वोपरि है। जीन पियाजे जो कि आपको स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में, खासकर चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका अपूर्णीय योगदान रहा है। जीन पियाजे जो अपने समय के जो और भी इनके जो साथी थे, खासकर लेव वाइगोत्स्की, जिनके साथ इन्होंने मिलकर बहुत लंबे समय तक काम किया। अब अनफॉर्चुनेटली लेव वाइगोत्स्की का निधन समय से पूर्व हो गया और बहुत सारे तो समकालीन इस बात पे भी आलोचना करते हैं कि जीन पियाजे का जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जो वाइगोत्स्की ने जिस क्षेत्र में जो काम किया था उससे बहुत सारी बातें इन्होंने चुराई हैं। लेकिन फैक्ट जो भी हो, जीन पियाजे ने जो इस क्षेत्र में काम किया है वो बिल्कुल ही अविस्मरणीय है। कहा जाता है कि जीन पियाजे की पत्नी पागल थी। जीन पियाजे को 3 बच्चे थे। पियाजे की पत्नी का जब अकारण देहांत हो गया तो उसके बाद पियाजे के ऊपर ही लालन पालन की सारी जिम्मेदारी आ गई। जाहिर है कि बच्चों के लालन पालन करने के दरमियान पियाजे के भीतर जो मनोवैज्ञानिक था उसने बच्चों के बारे में विभिन्न प्रकार की बातों का उसने अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो जीन पियाजे की जो पत्नी के गुजरने के बाद जो लालन पालन की जिम्मेदारी जो पियाजे के ऊपर आई, तो जीन पियाजे ने बहुत करीब से अपने बच्चों के पालन पोषण प्रणाली को उसने देखा और उसने देखा कि किस प्रकार बच्चों का डेवलपमेंट होता है, किस अवस्था में होता है, किस उम्र में होता है। और इन सारी चीज़ों को जानने के उपरांत जीन पियाजे ने इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स को उसने फिर अपनी कम्युनिटी में भी उसने इम्प्लीमेंट किया और उसके मार्फत से उसने इस बात को जाना और इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन उसने किया जिसके लिए संसार आज उसका ऋणी है। जीन पियाजे इस क्षेत्र में 4 प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। अगर अवस्थाओं की चर्चा चली है तो अवस्थाओं के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से बच्चों के डेवलपमेंट से संबंधित बातों का जिक्र किया है। लेकिन जीन पियाजे जिन अवस्थाओं की बात करते हैं ना, उस अवस्था में विभिन्न प्रकार की संक्रियात्मक जो क्रियाएं हैं उसके मार्फत से वो सीखने की बात कहते हैं। और जीन पियाजे की जो 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है संवेदीय पेशी अवस्था, ये 0 से लेकर 2 साल तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक। फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। और चौथा और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11 से लेकर 15 वर्ष तक। इन अवस्थाओं के मार्फत से जो बच्चों के भीतर किस प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, बच्चों के भीतर किस प्रकार के हुनर आते हैं, बच्चों के भीतर किस प्रकार की काबिलियत आती है, इन सारी चीज़ों को जीन पियाजे ने उसको समझने का प्रयास किया है अपने स्तर से और फिर उसके मार्फत से सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने इसे समझाने की बात उन्होंने की है। जैसे पहली जो उनकी अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए जनरली क्या होता है कि इस अवस्था में जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आने के बाद वो विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को वो सीखता है। जैसे मान लीजिए स्वयं और अन्यों में अंतर समझना। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती चली जाती है, दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं
और इसके मार्फत से जब आगे समय बीतता है तो क्या होता है कि बच्चे स्वयं में और दूसरों में अंतर समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे ये समझते हैं कि स्वयं की ये मैं हूँ, और अपनी माँ के बारे में समझते कि वो कोई दूसरी है। तो साफ है कि इसके मार्फत से बच्चे के भीतर इस प्रकार की समझ आती है। दूसरा, समय, स्थान तथा लक्ष्यों की समझ भी बच्चों को आ जाती है। जनरली क्या होता है कि जब रात होती है या दिन होता है, रात होता है तो अंधेरा होता है, और जब दिन होता है तो उजाला होता है, और ऐसी चीज़ों को बच्चे साहचर्यात्मक माध्यम से वो अपने मानस पटल में बिठा लेते हैं, और फिर इसके बाद से वो समझ जाते हैं कि ये दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है, और इस प्रकार से अपनी ज्ञानेंद्रियों के मार्फत से जितना ही वो समझ पाते हैं उन बातों को वो समझने का वो प्रयास करते हैं। साथ साथ स्थान के बारे में आप जनरली देखिएगा कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं ना, उनको उनका जो अपना उनकी जो अपनी जगह है, उस जगह से उनको अलग करके अगर आप दूसरी जगह पर रख देते हो तो फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चों को देखिए कि वहाँ जाकर के वो नॉर्मल नहीं रह पाते, वहाँ रोते हैं, विभिन्न प्रकार की अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे बच्चों को फिर उनके अपनी जगह पे आप ले आते हैं, तो ऐसी जगह पे आ जाने के बाद क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो बच्चे ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो स्थान के बारे में भी समझ जाते हैं। साथ साथ लक्ष्यों की समझ। प्रारंभिक अवस्था बच्चों के, खासकर इस अवस्था के बच्चों के कोई खास लक्ष्य नहीं होते, जैसे अपनी भूख को शांत करना, अपने प्यास को शांत करना। मलमूत्र पर जब बड़े लंबे समय तक बच्चे पड़े रहते हैं तो फिर रोकर या विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ प्रदर्शित करके माता का ध्यान या परिवार के और सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना, तो ये लक्ष्य होता है बच्चे का। और फिर बच्चे इसके लिए फिर कैसे हम इस काम को हम कर लें, या फिर हम अपनी भूख को कैसे शांत करें, अपनी प्यास को हम कैसे शांत करें, या मलमूत्र पर जो एबनॉर्मलिटी रहती है उससे वो कैसे अपने आप को दूर करें, इसके लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे अपनी माँ का या लोगों का ध्यान खींचते हैं। साथ साथ इसके अलावे जो बच्चे कल्पनात्मक खेल भी दिमागी स्तर पर खेलते रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों का शारीरिक विकास बढ़िया से नहीं हुआ होता, इस अवस्था के बच्चों का मानसिक विकास ही बढ़िया से नहीं हुआ होता। लेकिन जब अपने से बड़ों के बच्चों को, अपने भाई बहनों को जब वो खेलते हुए देखते हैं तो वो भी खेलना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि उनका शारीरिक विकास बढ़िया से नहीं हुआ, वो सही प्रकार से दौड़ नहीं सकते, सही प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अंजाम नहीं दे सकते। इसके लिए वो कल्पना के अतिरेक में, वो प्रतीकों के माध्यम से खेलते हैं, वो कल्पना के अतिरेक में चले जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि मैं भी खेल रहा हूँ, मैं खेल के मैदान में हूँ, और कल्पनात्मक रूप से ही वो अपने आप को संतुष्ट करता है और वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को वो अंजाम देने का वो प्रयास करता है। इसके अलावे जो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, उसके प्रति भी बच्चे इस अवस्था में व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में जब बच्चों को लोग ले जाते हैं, किसी समूह में ले जाते हैं, दो चार लोगों के बीच में बच्चों को ले जाते हैं, दूसरे लोग अगर बच्चे को देखकर हंसते हैं तो बच्चे भी हंसते हैं, दूसरे लोग अगर बच्चे की ओर आंखें तरेरते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। फिर विभिन्न प्रकार से बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, रो कर प्रतिक्रिया देते हैं, डर कर प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। तो इस प्रकार से इस अवस्था के बच्चे के भीतर इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज जो बच्चे के भीतर आती है वो अनुकरण की प्रवृत्ति आती है बच्चे के भीतर। जनरली देखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो अनुकरण के मार्फत से ही सीखते हैं। हम देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद उनके विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ पर, उनके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप पर उनके माता पिता, उनके जो नियरेस्ट जो भी लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी बातों का असर होता है। कारण बच्चे जैसे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं, बच्चे उसी प्रकार से करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि प्रारंभिक अवस्था में जब माताएं या फिर उसके जो और भी जो बड़े भाई बहन होते हैं वो उसको साथ जैसा एक्टिविटी करते हैं वो भी उसे वैसा ही करना चाहता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की बातों को बच्चे सीख जाते हैं। तो ये जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है ना, इस अवस्था के दरमियान बच्चे विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की चीज़ों को, अभियोग्यताओं को वो सीख लेते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होती है दूसरी अवस्था, जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। हम इसको कह सकते हैं कि उत्तर शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था का काल है। इस अवस्था में जनरली आप देखिएगा कि जो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से जो बच्चे सीखते थे, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से जो बच्चे जानते थे, उसमें और वृद्धि होती है। कारण बच्चे का जब मेंटल ग्रोथ हो जाता है, जैसे जैसे उनके भीतर परिपक्वता आती है, जैसे जैसे भीतर उनके भीतर छुपी हुई जो चंचलता है वो प्रकट होती है, तो बच्चे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में अपने आप को जल्द से जल्द शामिल करना चाहते हैं, व्यग्र हो जाते हैं बच्चे। लेकिन सामाजिक परिस्थितियां या फिर जो पारिवारिक परिस्थितियां जो कुछ भी होती है उसको डिजर्व नहीं करते बच्चे। और फल यह होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रतीकात्मक प्रकारों के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार की जो मानसिक जो उनकी सोच होती है, जो इच्छा होती है, उस चीज को वो शांत करते हैं। इसके अलावे जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का बच्चे स्वयं ही समाधान करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था थी, इस अवस्था में बच्चे लाचार होते हैं, बच्चे मजबूर होते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों को बच्चे स्वयं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके न शारीरिक रूप से परिपक्व हो पाते हैं, न मानसिक रूप से परिपक्व हो पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, यहाँ तक कि जो नित्य क्रियाएं जो होती है, उसको भी बच्चे सही प्रकार से संपादित नहीं कर पाते, उससे माता का सहारा लेना पड़ता है या फिर और परिवार के लोगों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद जो 2 से 7 ईयर्स की जो अवस्था है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में आने के बाद आप जनरली देखिएगा कि जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने, उन समस्याओं का वो स्वयं ही समाधान करना चाहते हैं। वो स्वयं कपड़ा पहनना चाहते हैं, वो स्वयं स्नान करना चाहते हैं, वो स्वयं खाना चाहते हैं, वो स्वयं खेलना चाहते हैं, वो स्वयं कहीं जाना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें बच्चों के भीतर इस अवस्था विशेष में आ जाती है। साथ साथ इस अवस्था में आत्म केंद्रण जनरली देखिएगा कि जो, चूंकि एक तो बच्चों का स्वभाव चंचल होता है, अपने विचारों को केंद्रित नहीं कर पाते। जनरली आप देखिएगा कि जो 4 वर्ष तक की अवस्था तक के बच्चों में इस प्रकार की बातें पाई जाती है कि वो बच्चों से अभी आप पूछिएगा कि अब से पहले तुमने क्या किया, तो वो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो उनके विचार स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता आती है बच्चों के भीतर, परिपक्वता आने के बाद क्या होता है कि इनके विचारों में बिल्कुल स्थिरता आ जाती है। और किसी भी बात पे कभी कभी ये सोचते हैं, अगर माँ डांटती है, पिता डांटते हैं, कभी कोई पनिशमेंट दिया जाता है, कभी बहुत दुख की अवस्था होती है, तो बच्चे सोचते हैं। मतलब कि बच्चे किसी बात को लेकर वो बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं। और फिर इस अवस्था तक आते आते बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार की मैच्योरिटी आ जाती है। और इस अवस्था में जो सबसे ज़्यादा बच्चे के भीतर जो विकास होता है वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। एक तो भाषा विकास 8 या 9 महीने से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उस वक्त जो खासकर जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, खासकर हम ऐसे कहें कि 8 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे के भीतर जो भाषा विकास से संबंधित जो विकास है वो बड़ी ही धीमी गति से होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो इस अवस्था विशेष में आने के बाद क्या होता है कि अचानक प्रस्फुटन हो जाता है भाषाई विकास में, बड़ी तेजी से भाषा विकास हो जाता है। शिशोर ने या फिर और सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने बताया कि किस गति से बच्चे के भीतर भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं वो भाषा के मार्फत से प्रयुक्त करते हैं, और ये बच्चे के भीतर बड़ी मजबूती से आ जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा संख्या, वर्ग, जोर, संबंधों का ज्ञान, इन सारी चीजों के बारे में बच्चे बखूबी जान जाते हैं। और इससे क्या होता है कि उनको जो आने वाली जो जिंदगी होती है या फिर इससे आगे आने वाली जो अवस्था होती है, उस अवस्था में प्रवेश करने में इनको आसानी होती है, और साथ साथ अपनी जिंदगी में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ये निजात पा लेते हैं। और तीसरी जो अवस्था है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था विशेष में बच्चे जो विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के मार्फत से जो विभिन्न बातों को सीखते हैं उसको मूर्त रूप प्रदान करते हैं। यह अवस्था है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है।
और इस अवस्था विशेष में बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार की जो अभियोग्यताएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को जो बच्चे सीखते हैं, जो पूरी जिंदगी उसको काम देती हैं, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट का जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। अब जैसे देखिए, मात्रा, लंबाई, आयतन, विकेंद्रन, इन सारी चीजों के बारे में बच्चे जान जाते हैं। इसके साथ साथ तार्किक चिंतन करने की योग्यता ही बच्चे के भीतर आ जाती है। हर इंसान, हर बालक, हर बालिका कुछ न कुछ चिंतन करते हैं, लेकिन तर्कों के आधार पर चिंतन करना कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में जो चिंतन करने की बात है, वो इस अवस्था विशेष में 7 to 11 ईयर्स के दरमियान इस प्रकार की अभियोग्यता बच्चे के भीतर आ जाती है, जो जीवन पर्यंत उसको बहुत ही काम देता है। इसके अलावे मूर्त चिंतन, जनरली देखिए कि कुछ स्थिर होकर, ध्यान मग्न होकर किसी बात के ऊपर चिंतन करना, सोचना, इस प्रकार की जो अभियोग्यता है वो बच्चे के भीतर आ जाती है। इसके अलावे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये अच्छा है या ये अच्छा है, ये बुरा है या ये बुरा है, कितना ये बुरा है, कितना ये अच्छा है, या फिर और विभिन्न प्रकार के माध्यम से बच्चे वर्गीकरण करना जान जाते हैं। और इसके अलावे वस्तुओं की क्रमिक व्यवस्था करना सीख जाते हैं, क्रम से व्यवस्था करना वो सीख जाते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो अभियोग्यताएं हैं वो इस अवस्था के बच्चे के भीतर आ जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी अभियोग्यताएं हैं जो बच्चों के भीतर आ जाती हैं। और चौथी जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। हम कह सकते हैं कि ये बाल्यावस्था के उपरांत पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है, और ये अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बनता है, जिस किसी भी मार्ग पर चलता है, उसकी नींव इसी अवस्था विशेष से पड़ जाती है। और इस अवस्था में जैसे देखिए कि ये जिसमें विभिन्न प्रकार की जो अभियोग्यताएं जो बच्चे के भीतर आती है वो कौन कौन सी है। पहला, तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास। इस मैंने से पिछली अवस्था में जिक्र किया है कि उसकी शुरुआत हो जाती है, बच्चे उस करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इस बात को जान भी लेते हैं, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ भी कर देते हैं, लेकिन ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था विशेष में बच्चे पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन करने में वो सफल हो जाते हैं, और वो तर्कों के आधार पे वो रिजल्ट पे भी पहुंच जाते हैं कि ऐसा कब हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बच्चे जान लेते हैं। और दूसरा है कि समस्या समाधान की क्षमता का विकास। बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिन समस्याओं के निराकरण के लिए जो उसके बड़े जन होते हैं या उसके शिक्षक होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, वो सारे लोग उस चीज़ को उसको बच्चे को बताना चाहते हैं या मार्गदर्शन के मार्फत से उनको सिखाना चाहते हैं या उनको सिखाते भी हैं। लेकिन इस अवस्था विशेष में बच्चे स्वयं उनकी जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो समाधान करना वो किसी न किसी माध्यम से वो सीख जाते हैं। और जनरली आप देखिएगा इस अवस्था के बच्चों को कि वो बहुत लोगों से सहायता नहीं लेना चाहते हैं। अपनी माँ को कहते हैं, अपने गुरु को कहते हैं कि ये मुझे तो करने का मौका दीजिए, हम इस काम को स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार की एबिलिटी बच्चों के भीतर इस अवस्था विशेष में आ जाती है। और इसके अलावा वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझना बच्चे के भीतर आ जाता है। इस अवस्था से पहले फैक्ट क्या है, ट्रू क्या है, क्या हकीकत है, इन सारी चीजों से बच्चे अवगत नहीं होते। लेकिन इस अवस्था तक आते आते चूंकि बच्चों के भीतर जो विभिन्न प्रकार की परिपक्वता संबंधित बातें आ जाती है ना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, इन सारी चीजों को बच्चे बिल्कुल जान जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटी स्वतः ही उनके भीतर आ जाती है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की जो काल्पनिक जो परिस्थितियां होती हैं, उनको वास्तविक परिस्थितियों में निरूपित करने की योग्यता है बच्चों को आ जाती है। बहुत प्रकार की बातें जो बच्चे ने विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में सीखा है, उस सीखी हुई चीजों को कभी कभी जो काल्पनिक परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में वास्तविक जो सीखी हुई उनकी चीजें हैं, उन सारी चीजों को वो
ट्रांसफर कर पाते हैं, उस चीज को वह कर पाते हैं, और ऐसे में बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं को बच्चे बड़ी आसानी से उसको शांत कर लेते हैं, और फिर परिस्थितियों के साथ बच्चे का एडजस्टमेंट बढ़िया हो पाता है। इस अवस्था तक आते आते बच्चे के भीतर इस प्रकार की मैच्योरिटी आ जाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन बच्चे उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं। और इसके अलावे परिकल्पनाओं को विकसित करने की बात बच्चे के भीतर आ जाती है। परिकल्पना, जिसे कि हम प्राकल्पना भी कहते हैं। अभी जो आपको जो माध्यमिक स्तर के जो छात्र छात्रा है वो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वहां भी प्राकल्पना की चर्चा होती है। और खासकर हायर सेक्शन में जब बच्चे जाते हैं ना, तो वहां जाने के बाद फिर जो लघु शोध या जो बड़ा शोध होता है, उसमें भी जो प्रकल्पना की बात होती है कि एक टाइटल होता है, और टाइटल के ऊपर ही बहुत मोटी किताब छप जाती है, वो लंबे समय तक उस पर काम करना होता है। तो बच्चे के भीतर जो प्रकल्पना को विकसित करने की क्षमता भी उसके भीतर आ जाती है। खासकर जो माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो बच्चे के भीतर इस प्रकार की एबिलिटी स्वतः ही आ जाती है। और इसके अलावे विचारों के बारे में विचार करना और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बच्चों के भीतर आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि इंदिरा जी का कथन है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, या फिर नेहरू जी का कथन कुछ और है, सुकरात का कथन कुछ और है। तो क्या सुकरात ने जो कुछ भी कहा था, नेहरू जी ने जो कुछ भी कहा था, इंदिरा जी ने जो कुछ कहा था, वो कितना सही है, कितना गलत है, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है, इस सारी बात को बच्चे जान जाते हैं। और इसके अलावे बच्चे आपको विभिन्न प्रकार से अमूर्त चिंतन करना जान जाते हैं। चिंतन के बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा आपके सामने। अमूर्त चिंतन वो है, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहा था, और सभी बच्चे फल तोड़ने के लिए वो पत्थर से ऊपर फेंक रहे थे, फल के ऊपर, और फिर गिर रहा था ऊपर से पत्थर नीचे। सारे बच्चों में किसी ने इस प्रकार से नहीं सोचा, लेकिन न्यूटन ने सोचा कि ये पत्थर ये ऊपर जाता है तो ऊपर ही क्यों नहीं रहता, नीचे क्यों चला आ जाता है, इसको समथिंग इज हियर, इस पृथ्वी में कुछ है। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आगे चल के न्यूटन ने प्रतिपादन कर दिया। तो इस प्रकार के जो अमूर्त चिंतन है, इस प्रकार की चिंतन करने की क्षमता का विकास भी बच्चे के भीतर हो जाता है। और इसके अलावे नियम या सिद्धांत में विसंगति करने की क्षमता का विकास भी बच्चे के भीतर हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज जो बनते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, जो सिद्धांत बनते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या अच्छाई है, इसके बारे में बच्चे जान जाते हैं। और इसके अलावे विवेकशील चिंतन करने की क्षमता का विकास बच्चे के भीतर हो जाता है। क्योंकि इस अवस्था तक आते आते बच्चे मैच्योर्ड हो जाते हैं, बच्चे काफी होशियार हो जाते हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार से परिपक्व हो जाते हैं। और इस परिपक्वता के ही लिहाज से विभिन्न प्रकार से बच्चे जो चिंतन करते हैं, उसमें विवेकशील चिंतन, अच्छे प्रकार से चिंतन करना, अच्छी अच्छी बातों का चिंतन, अच्छी अच्छी सोच को लेकर वो चिंतन बच्चे के भीतर आ जाती है। तो इस प्रकार से उपरोक्त में जो मैंने जितनी भी ये अवस्थाओं का मैंने जिक्र किया, जो जीन पियाजे ने बताया था, इसका बड़ा ही खासा महत्व है। और यह खासकर जो सीटीटी की परीक्षाएं हैं, या किसी प्रकार की टीटी की परीक्षाएं हैं, या नेट की परीक्षाएं हैं, या टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें यह काफी उपयोगी है। और मैंने इस पर पीडीएफ भी आपको साथ लगा दिया है कि अगर आपको कहीं भी वो देखने की जरूरत पड़े तो आप उस पीडीएफ को देखेंगे। और फिर आगे मैं जो दूसरा मैं आपके सामने टॉपिक लेके आऊंगा, ये मोरल डेवलपमेंट जो कोल वर्क का है, वो लेके मैं आपके सामने आगे में आऊंगा।